आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 26 अप्रैल 2025 है और इस शो में आज आप देखेंगे ईरान अमेरिका की मीटिंग की अपडेट्स, आयतुल्लाह अली खामेनेई के इस्लाम की तारीख का हवाला देकर अमेरिका से डील करने से जुड़ी खबर, यमन के मिसाइल अटैक से हाई अलर्ट की न्यूज, गजा में इस्राएली फौज को चुकानी पड़ रही भारी कीमत से रिलेटेड खबर, सीरिया के लिए आसान होती राहों और लेबनान की हुकूमत के डिप्लोमेटिक सरेंडर से जुड़ी अहम अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। तो इस शो में सबसे पहली खबर आज वही रहेगी जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर तीसरे राउंड की बातचीत आज ओमान में हो रही है और इसी को लेकर ये खबर है कि आज ही ईरानी अखबार तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है वहाँ 26 अप्रैल में ये खबर छपी कि रिमूवल ऑफ सैंक्शंस A priority in Muscat talks, ईरानियन स्पोक्समैन। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने यह कहा कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां और सख्तियां हटवाना, बैन्स हटवाना प्रायोरिटी होगी आज की बातचीत की या इस पूरी डील की। और अगर मैं आपके ऊपर से पाबंदी हटाता हूं तो पहले मुझे आपको कुछ वो देना होगा जो आप चाहते हैं। सीधी सी बात है ना, गिव एंड टेक का ज़माना है। अमेरिका पाबंदियां कब हटाएगा? जब ईरान अमेरिका की कुछ बात मानेगा। तो बयानों के बीच में पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। आप ईरान के सपोर्टर हो चाहे ईरान के मुखालिफिन हो, लेकिन आपको बीच में पढ़ने की ज़रूरत है। जब इस तरीके की हेडलाइंस बनती हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, रिमूवल ऑफ सैंक्शंस, इट मीन्स कि हम कुछ वो दे रहे हैं जिसकी तलब अमेरिका को है और हम वो देंगे, लेकिन रिमूवल होना चाहिए इन सैंक्शंस का। तो जो बात नहीं कही जाती वो इस तरह से कही जाती है। जाहिर सी बात है डील ऐसे तो हो नहीं रही होगी, चलो मंगल को तुमने कॉफ़ी पिलाई थी, बुध को हम चाय पिला देंगे। गिव एंड टेक होता है। तो ईरान के जो प्रायोरिटी है वो पाबंदियां हटवाना है अपने ऊपर से, ताकि ईरान तरक्की की राह पर आ सके। वो जो दुनिया से महंगे सामानात ख़रीदता है, पाबंदियों की वजह से वो हल्के और आसान रूट्स की वजह से, पाबंदियां हटने की वजह से सस्ते मिल सकें, पैसा बचेगा, मुल्क के डेवलपमेंट में काम आएगा। और अपना जो सामान दुनिया भर में नहीं बेच सकते पाबंदियों की वजह से, सस्ते में बेचना पड़ता है कुछ लोगों को, उसके सही दाम मिलने लगे पाबंदियां हटने से। इससे मुल्क का पैसा बचेगा, डेवलपमेंट होगा। तो ईरान का ये सोच है। इस्माइल बागई ने अपनी पोस्ट में ये कहा है, बड़ी सेंसिटिव टॉक्स हैं। मस्कत से रोम चली गई और फिर रोम से मस्कत आ गई हैं। आज क्या कुछ होगा या हो रही है बातचीत, वो मैं आपको आराम से अपडेट करूंगा। लेकिन ईरान के इशारे को आप समझ लीजिए, ईरान भी नर्म है। ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें जो सियासी तौर पर कही जाती हैं वो जब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं तो उनमें भी कायम रहती हों। वो अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा निज़ाम है इस्लामिक रिपब्लिक वाला, उसके ख़िलाफ़ हमेशा से रहे रज़ा शाह पहलवी और उनकी सोच के लोग, क्योंकि उन्हीं को हटाकर ये लोग आए हुकूमत में। इस्लामिक रिपब्लिक बनी, ख़ुमैनी साहब ने बनाई। तो अब जो आयतुल्लाह खामेनेई साहब हैं सुप्रीम लीडर, उन्होंने कल एक बयान दिया जुमे पर, और उसको लेकर ये ईरान इंटरनेशनल, जो इनके मुखालिफों को पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जो हिमायती नहीं लिखते हैं कभी कभी वो पॉइंट और नुक्ता आपके मुखालिफिन देते हैं, तो सबको पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक पाक हिस्ट्री का हवाला देते हुए आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के साथ जो मुआहदा है उसके लिए दुआ की, एक टेम्पररी मुआहदे के लिए, कि मतलब परमानेंट तो होगा नहीं वो, तो उसके लिए इन्होंने दुआ की और उस पे अपनी रजामंदी ज़ाहिर की, और इसके लिए उन्होंने इस्लाम की तारीख़ का सहारा लिया। क्या लिखता है, और ये खामेनेई साहब का जो बयान है वाकई यही बयान है। इसके बारे में और जगह न्यूज़ नहीं छपी, ईरान इंटरनेशनल ने वैसे ही छापी है जो बयान था, लफ्ज़ उन्होंने अपने चुटीले डाल दिए। इसने ये लिखा है कि मौजूदा अमेरिका के साथ जो मीटिंग चल रही है, न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रही हैं, उनमें रियायतों का इशारा देते हुए और उन रियायतों को जायज़ ठहराने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर शिया मुसलमान लीडर जो थे उनकी तरफ से एक मजबूत दुश्मन के ख़िलाफ़ वक्त मोहलत ख़रीदने के लिए एक तारीख़ी रियायत का इशारा दिया है।
اب ان کا کیا وہ مسلم لیڈر کون تھے؟ یہ چلے گئے ہیں آج سے 1400 سال پہلے. وہ کہتے ہیں یہی وہ کانٹیکسٹ تھا جس کا استعمال 86 سال کے اس چالاک، یہ خامنئی صاحب کو چالاک کہتے ہیں، جو جیسا ہے وہ بتا رہے ہیں، ان چالاک سپریم لیڈر نے ایران کے ہسٹوریکل 2015 کا جو نیوکلیئر ڈیل تھی اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے کیا تھا. ایسے ہی کانٹیکسٹ کا سہارا لیا تھا خامنئی نے 2015 میں بھی. وہ کہتے ہیں جمعرات کو اپنے دفتر میں ایک معمولی مجلس میں بولتے ہوئے سپریم لیڈر خامنئی نے یاد دلایا کہ کیسے دوسرے شیعہ امام حسن ابن علی، جنہیں شیعہ مسلمان لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، انہوں نے سن 661 عیسوی میں اپنے دشمن معاویہ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ وواداسپد امن معاہدہ کیا تھا، اس پر دستخط کیے تھے. تو ایران انٹرنیشنل کا یہ کہنا ہے کہ معاویہ اور حضرت حسن کے دور کی بات کرتے ہوئے یہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے دشمن سے بھی کبھی کبھی ہمیں معاہدے کرنے پڑتے ہیں. صحیح ہے، ویسے بھی اسلام صلح کی بات کرتا ہے. اگر خامنئی صاحب اور ایران کی حکومت کوئی ڈیل کر کے اپنی لوگوں کے لیے بہتری اور ڈیولپمنٹ لانا چاہتی تو مسئلہ کیا ہے؟ جنگ لڑ کے برباد ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران برباد نہیں ہوگا. ایران نے جو اتنی دشکوں سے، اتنے دہائیوں سے محنت سے بنایا، سب مٹی میں مل جائے گا. ایران بہت تگڑا مقابلہ دے گا، لیکن جیت جائے گا یہ نہیں، اور ایران سے کوئی جیت جائے گا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بربادی ہوگی یہ طے ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، ایران کو اور ترقی کی راہ پر لانے کے لیے اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ لیکن ان کے پیٹ میں درد رہے گا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں رضا شاہ پہلوی والے، یہ ان کے بڑے مخالف ہیں. ان کو آج تک درد ہے کہ ان کی گدی چھن گئی. خیر، بڑھتے آگے اور بات کرتے ہیں. خبر دونوں طرف کی لینی چاہیے، لیکن انالیسس تو اپنا ہی ہونا چاہیے نا، کہ I did not stop Israel from attacking Iran's nuclear sites. دیکھیے وہ ہیڈ لائن بن گئی جس کا میں نے کل ایک لائن چھوٹی سی پڑھی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنے سے نہیں روکا، بالکل نہیں روکا. اب میں اس لائن کو ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں کہ اسرائیل نے خود ایران پر ڈر کر حملہ نہیں کیا اور یہ کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں روک لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہم نے نہیں روکا اور یہ اپنی وجہ سے روکے. اگر میں کہوں اس طریقے سے تو خبریں، میں نے کہا نا، جس طریقے سے لکھی جا رہی ہے اس کے الٹ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. US President Donald Trump denied recent reports that he had prevented Israel from the attacking Iran's nuclear sites, saying that's not right in an interview. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہے جو خبریں آئی ہیں کہ میں نے یہ کہا ہو اسرائیل سے کہ تم ایران کے نیوکلیئر اڈوں پر حملے نہ کرو. I did not stop them, but I didn't make it comfortable for them. لیکن میں نے ان کے لیے اسے کمفرٹیبل بھی نہیں بنایا. اٹ مینس کہ میں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میں نے انہیں منع نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے اسرائیل اپنے دم پر گودا نہیں رکھتا کہ وہ ایران پر حملہ کر دے، وہ مادہ نہیں رکھتا کہ وہ ایران پر حملہ کر دے، اس لیے حملہ نہیں ہوا. خیر، بڑھتے ہیں آگے. یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ، اور کچھ نیوز نیٹ ورک کی خبر یہ بتا رہی کہ یمن نے بیرج آف راکٹس داغے ہیں. مطلب راکٹس وہاں سے کیسے آئیں گے؟ میزائل سے ہوں گی. بیرج آف میزائل، بیرج آف میزائل تو ایک ہی دو میزائل داغتے ہیں، لیکن یہ بیرج کا مطلب ہے کہ چھتا کا چھتا، ڈھیر ساری اجرہ. نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بیر شیوا یا باقی علاقوں میں کیسے انہوں نے یہ اتنی زیادہ میزائلز داغی ہیں. یمن کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور یمن کے حملے کی وجہ سے سائرن بجے، بھگدڑ مچی، شیلٹرز پورے رونق ان میں ہو گئی، پھر سے بھر گئے. اور یہ اس بارے میں خبر دیتی ہے ال عربیہ نیوز ویب سائٹ کہ میزائل لانچ فرام یمن انٹو اسرائیل. اسرائیلی آرمی سے، اسرائیلی آرمی نے کنفرم کیا ہے کہ میزائل لانچ ہوئی ہے یمن کی طرف سے اسرائیلی علاقوں پر، اور اس کے بعد ایز اے پریکاشن سائرن بجے، سب بھاگے اور جا کر چھپے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا کہا جا رہا ہے ابھی، حالانکہ یہ یحییٰ ساری نے یا یمنی آرم فورسز نے کوئی کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ یہ میزائل کہاں جا کر لگی ہے. میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں، آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی آئی ڈونٹ نو. دا ٹائمز آف اسرائیل نے اسی خبر کے متعلق کہا ہے کہ IDF نے ہاؤتھیز کی میزائل کو انٹرسیپٹ کر کے گرا دیا ہے. یمن نے جو میزائل داغی تھی جس کی وجہ سے سائرن ٹریگر ہوئے تھے، بج رہے تھے ساؤتھ جو قبضہ والا اسرائیل ہے اس میں،
साउथ कब्जे वाले इलाकों में, और वहाँ पर भगदड़ क्या मतलब एज अ प्रिकॉशन लोग भागे। IDF ने कहा कि हमने उस मिसाइल को मार कर गिरा दिया है, वो हमारी हुदूद में आती, हमने उससे पहले ही उसे गिरा दिया। ये IDF का दावा है। अभी यमन का दावा आना बाकी, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब एक खबर देखिए, और ख़बर की हेडलाइंस में जो नहीं लिखा वो समझने की कोशिश कीजिए। इंटेंस फाइटिंग रिपोर्टेड इन गजा एज कार्ड सेज कॉम्बैट हैज हैवी प्राइसेस। द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन है 26 अप्रैल की कि ज़बरदस्त तरीके से जंग और लड़ाई चल रही है गजा में, और इसराइल कार्ड्स जो डिफेंस मिनिस्टर है इसराइल का, वो ये कह रहा है कि लड़ाई की अपनी भारी कीमत होती है, एक भारी कीमत होती है जंग लड़ने की। यानी ये बता रहे हैं बंद लफ्ज़ों में कि बुरी तरीके से इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों, उनकी टैंक्स को नुकसान पहुंच रहा है। रिजर्विस्ट सीरियसली वुंडेड, बता रहे हैं कि ये पिछले कुछ घंटों में एक रिजर्विस्ट फौजी जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, 2 को कुछ मॉडरेट चोटें आई हैं। इसराइल कह रहा है कि मेजर स्ट्राइक पूरे गजा पर जारी हैं। IDF ने गजा सिटी के अल जैतून इलाके से लोगों को निकालने का फरमान भी सुना दिया है कि आप यहाँ से जाएं वरना आपकी जान जा सकती है। लेकिन ये बात बार बार आ रही है कि जंग की अपनी भारी कीमत होती है। द अचीवमेंट्स आर ग्रेट बट स्टिल द डेंजर्स आर ग्रेट एंड द प्राइसेस आर हैवी। इसराइल कार्ड्स ने ट्विटर X पर अपने पोस्ट में लिखा कि जो हमने पाया है, जो अचीवमेंट्स हैं हमारे, वो बहुत बड़े हैं, शानदार हैं, लेकिन अब भी ख़तरा बरकरार है और ख़तरा बहुत बड़ा है। वो ये कहते हैं कि एंड प्राइसेस आर हैवी, और कीमत बहुत ऊंची है। यानी कि लोग मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, नुकसान इसराइली फोर्स का हो रहा है लगातार। अभी क्योंकि कल एक RPG फायर में जो है एक इनका बंदा बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ था, कई और फौजियों के हर रोज़ मारे जाने की खबर भी आ रही है, मतलब मारे जाने और ज़ख्मी होने की। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है, बताते हैं कि ट्रंप बोले कि हमने बताया था, नेतन्याहू से कहा था, टू बी गुड टू गजा एमिड ऑनगोइंग एड ब्लॉकेड। मदद की जो रास्ते और रसद के जो रास्ते रोक दिए गए, क्रॉसिंग्स बंद कर दी गई, उसको लेकर ट्रंप का कहना है कि मैंने नेतन्याहू से कहा था कि गजा पर थोड़ा रहम करो, थोड़ी नरमी बरतो, गजा के साथ अच्छे से पेश आओ, ये लोगों को भूखा रखना ठीक नहीं है। तो US प्रेसिडेंट सेज ही इज पुशिंग इसराइल टू अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरीज एज फुल ब्लॉकेड हिट्स 54 डे मार्क। 54 दिन से ये ब्लॉकेट जारी है। गजा के लोगों के पास रिज़्क़ का एक दाना नहीं पहुंचा, जो कुछ भी उनके पास स्टोर था वो खा रहे हैं, या घास फूस या पत्तियां, अल्लाह जाने। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इसराइल पर प्रेशर डाल रहा हूं कि वो जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गजा पहुंचाए। आपने जो बम बंदूक भेजे थे, आप भेजते उसके साथ रसद, राशन, और कहते ये जहाज़ है मेरा, और बाकी के जो हज़ारों ट्रक खड़े हैं उसके साथ मिलके ये गजा में जाएगा। जाने देना पड़ेगा, रोक लेता नेतन्याहू। बोलते अगला बम तब मिलेगा जब गजा में राशन जाएगा, रोक लेता नेतन्याहू। क्या बातें कर रहे हैं, ये जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है ना, इसे दुनिया समझ गई है। गजा के इस जंग में दुनिया ने समझ लिया है अमेरिका की पॉलिसी क्या है। अभी तक जो बच्चे भी सुनते आते थे, उन बच्चों ने भी पढ़ना और समझना शुरू कर लिया है अमेरिका के बारे में, अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी के बारे में, और ये अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। अब लोग एतबार नहीं कर पाएंगे। खैर, बढ़ते आगे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्ने ने इसराइल ने जो ब्लॉकेट लगा रखी है, गजा में कोई राशन नहीं जा रहा, उसकी सख्त मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को गजा में काम करने की फ़ौरन इजाज़त दी जानी चाहिए। WFP ने कल ही बताया था गजा में हालात बहुत बुरे हैं, भुखमरी के बिल्कुल आसार हैं, राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें मदद की ज़रूरत है। इसीलिए इस कनाडा के PM ने ये कहा है कि WFP को काम करने दिया जाए और लोगों के पास जो मदद है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो पहुँचने दी जाए। और मार्क कार्ने जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि खाने को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, कार्ने कह रहे हैं कि पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है इसराइल फूड को। सीरिया के लिहाज से एक बड़ी खबर यह है कि सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया का नेशनल फ्लैग, जो अब इस बदलाव के बाद एक फ्लैग झंडा बना है सीरिया का, उसे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में फहराया अमेरिका में। और जो है तमाम तरह के जो सैंक्शंस अब भी सीरिया पे हैं
ان کو ختم کرنے کی گزارش کی۔ آپ کہیں گے جھنڈا پھہرانا، جی بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بغاوت کے بعد جب نیا نظام قائم ہو اور ایک نیا جھنڈا بنے، اس کو پھہرانے کی اجازت UN میں دی جائے۔ اٹ مینس کہ UN نے اس ملک کو ایز اے ممبر تسلیم کیا ہے اور اب اس کی بات ہی سنی جائے گی، تو ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے۔ لبنان سے خبر یہ ہے کہ جوزف آؤن جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل لگاتار جو بار بار وائلیشن کر رہا ہے سیز فائر کا اور لبنان کے قبضے والے علاقوں پر جو حملے کر رہا ہے، لبنان کے علاقوں پر جو قبضہ جما کر بیٹھا ہے، اور اسرائیل اور لبنان کے علاقوں پر جو حملے کر رہا ہے، اسٹرائکس کر رہا ہے، اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ڈپلومیسی کے تھرو اس معاملے کو سلجھائیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میز پر بات چیت کریں گے تبھی بات ہوگی۔ یعنی اسرائیل کے حملوں کا لبنان کی فوج حملوں سے کوئی جواب نہیں دے گی، لیڈرز مل کے بات کریں گے۔ تو ایک ملک کی خود مختاری کیا ہے؟ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس پر حملہ کریں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم بات چیت کریں گے، ہون کریں گے، ہون کریں گے، ہون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔